हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपको इकोनॉमिक्स समझ आ रही है क्या? आप कमेंट सेक्शन में ये सब बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सारा कुछ एक संस्था के बारे में जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड एनपीसीआई जिसको बोलते हैं। अब ये है क्या एनपीसीआई? ये 2008 के अंदर बनती है और ये कंपनीज एक्ट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब जो खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ उसका एम होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर और वो जो उसका पैसा आता है उसको यूटिलाइज सिर्फ अच्छे कामों के लिए करती है। अभी अपने देखेंगे एनपीसीआई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो उस लिए ही काम करती है, ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है। तो उसके बाद में देखते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, आपको याद रखना है। और ये ओरिजिनली 10 बैंक्स ने मिलके बनाई थी, आरबीआई और कुछ बैंक्स ने मिलके बनाई थी। लेकिन 2020 के अंदर क्या होता है, इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो पेटीएम, फ़ोनपे, ये वाली कंपनीज भी या ये ऐप्स भी क्या करते हैं, इसकी शेयर होल्डिंग ले लेते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो एनपीसीआई के अंदर अभी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। वो पेमेंट, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सारे भी है बैंक्स के अलावा। उसके बाद में अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब एनपीसीआई का क्या ऑब्जेक्टिव है कि कोस्ट इफ़ेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर बैंक्स, रियायती लागत पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब क्या करेंगे, ये बैंक्स को अच्छे अच्छे पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे बैंक्स के लिए। एनपीसीआई नाम की ये जो संस्था है अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे कि पेमेंट कैसे और अच्छी तरीके से हो सकती है, जो पेमेंट में डिलेज होता है वो कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने पेमेंट सिस्टम में, चाहे वो एआई टूल्स हो गए या जो भी सारी चीज़ें हैं। अब अपनों को कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो एनपीसीआई ने डेवलप की है या विकास किया है उनका, तो उनके बारे में अपनों को याद रखना है कि कौन कौन सी मेजर टेक्नोलॉजीज। एक तो हम पढ़ के आए हैं परसों की वीडियो में, क्या था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम था वो वाला, जिसके अंदर एसबीआई इलेक्ट्रॉनिकली कॉपी भेज देता है बाय मेल और बाय फ़ोन, ताकि उसको वापस जाना नहीं पड़ता। तो आप पुरानी वीडियो में, अगर आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम समझना है, सीटीएस समझना है, तो आप पुरानी वीडियो को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद में यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस, जो है अपना, जिस टेक्नोलॉजी अभी अपने सारे फ़ोन पे वगैरह का यूज़ करके पेमेंट करते हैं, तो वो है यूपीआई। अब इसके बारे में कल एक डिटेल्ड वीडियो आएगी यूपीआई से रिलेटेड, यूपीआई लाइट क्या है, एक्स क्या है, तो वो सारा अपने उस वीडियो में कल डिस्कस कर लेंगे। अभी ये याद रखना है कि ये यूपीआई नाम की टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है, एनपीसीआई ने उसको विकसित किया है। उसके बाद में आती है अपने पास भीम ऐप, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब पहले क्या होता था कि अपनों को अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो स्पेसिफिक उनकी अपना अगर एसबीआई में खाता है तो अपनों को एसबीआई का ही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको पेमेंट करनी है किसी और को। लेकिन जब से भीम ऐप आया है तब से क्या होने लगा है, से भीम ऐप आया तो आप सीधा बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसी मोबाइल ऐप से। पहले क्या होता था कि अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आपको क्या करना पड़ता था, एसबीआई बडी, मतलब उसी का जो पेमेंट सिस्टम है उसको आपको यूज़ करना पड़ता था, उसी का जो ऐप है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा कि एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई बडी। लेकिन जब से भीम ऐप आया है तो ये सीधा आपको क्या करना है, यूपीआई आईडी डालनी है किसी की या नंबर डालना है, और वो नहीं देखेगा कि कौन सा बैंक है आपका, एक्सिस है या फिर एसबीआई है, वो सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देगा मनी को। तो ये आपका फ़ायदा होता है भीम ऐप का। देखो, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल ऐप, ठीक है। नो नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल ऐप्स फॉर ईच बैंक अकाउंट, की अगर एक अकाउंट एसबीआई का है एक एक्सिस का है तो अलग अलग आपको दो ऐप इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, आप एक ही ऐप से सारे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट वन भीम ऐप टू यूज़ ऑल सच बैंक अकाउंट्स। अब इसके अंदर भीम ऐप के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर आपसे ओटीपी वेरिफिकेशन मांगता है या फिर आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो उसको कहा है फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। सिक्योरिटी के लिए वो आपसे ओटीपी वगैरह वो मांग रहा है, उसके बाद ही आप उस ऐप में जा सकते हैं लॉगिन वगैरह करके, तो उसको कहा है। तो भीम ऐप के अंदर 2 स्टेप
ऐप मांगता है, एक OTP और एक कुछ ID आपको और डालना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। UPSC PYQ में पूछा हुआ है कि कितने फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं भीम ऐप में, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है आपका भीम ऐप में। उसके बाद में अभी न्यूज़ में चल रहा है भीम 3.0। ये कुछ नहीं है ज़्यादा, अब इसके अंदर ये जो भीम ऐप है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश है, एडवांस बनाने की कोशिश है कि उसके अंदर जो इंटरनेट के इश्यूज़ कुछ आते थे या फिर लैंग्वेजेस इंग्लिश हिंदी ये सब भी दी हुई थी, तो उसकी भाषाओं को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि लोग इजीली अंडरस्टैंड और उस ऐप को यूज़ कर पाए। तो इसके लिए है भीम 3.0, उसके और ज़्यादा फीचर्स इम्प्रूव करने की बात की है। उसके बाद में आता है अपना भीम वेगा। अब अगर भीम वेगा ऐप अगर मर्चेंट के पास है, यानी कि कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसके बाद बड़ा मर्चेंट है मतलब बड़ा दुकानदार है, तो उसके पास अगर ये भीम वेगा फैसिलिटी है तो आपको क्या करना है, वो आपको अपना QR कोड दे देगा या अपनी ऐप दिखा देगा भीम वेगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली स्कैन करके और उसको सीधा पेमेंट कर देंगे। आपको कोई फ़ोन पे वगैरह में कोई स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीसरी पार्टी एप्लीकेशन में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन पे वगैरह के अंदर। वो सीधा जो आपका QR कोड दिखाएगा, आप सीधा उसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। इफ़ मर्चेंट इनेबल दिस फैसिलिटी देन कस्टमर कैन डायरेक्टली पे फ्रॉम मर्चेंट्स ऐप। जो मर्चेंट का ऐप उसने खुद ने बना रखा होगा उसमें डायरेक्टली आप पैसा डाल सकते हैं। उसका नंबर डाला और उसमें पैसा डाल दिया आपने, कोई भी थर्ड पार्टी में स्विच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, विदाउट हैविंग टू स्विच फॉर अ थर्ड पार्टी ऐप। तो ये है बेसिक सा भीम वेगा, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि मर्चेंट को अपने डायरेक्टली उसके खुद के ऐप बनाया हुआ जो है उसके पास उस पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई तीसरी पार्टी के पास अपने को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी पार्टी यानी ये फ़ोन पे गूगल पे बीच में आते हैं, इन लोगों के पास स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है अपना रुपए कार्ड पेमेंट गेटवे। अब देखो, जैसे ये वीज़ा कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड होते हैं, जिनको स्वाइप करके अपने पेमेंट करते हैं, जिनको स्वाइपिंग मशीन लगी हुई होती है बहुत सारी जगह पे, उसमें स्वाइप किया और अपने पेमेंट कट जाती है बैंक अकाउंट से। तो वैसे ही अपना खुद का जो इंडिया का बनाया हुआ है उसको कहा है रुपए कार्ड पेमेंट गेटवे। ये वर्ल्ड का 7th पेमेंट गेटवे है। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इन सब के बाद में आता है ये 3 चैनल्स पे काम करता है। मतलब ATM में भी अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस क्या होती है, वो जो छोटी सी मशीन रखी होती है कार्ड स्वाइप करने के लिए, उसको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस बोला है। और ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अपने पेमेंट करने के लिए रुपए कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सा है कार्ड सिस्टम, जैसे होता है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, वैसे ही जो इंडिया का खुद का है वो है रुपए कार्ड। और किसने डेवलप किया है, NPCI ने डेवलप किया है। ये याद रखना है आपको कि किसने डेवलप किया है। अब जो अपने जनधन अकाउंट्स है उनके साथ में अपनों को फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिलता है ये स्कीम के तहत ही, तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हो इसको। पहले अपनों ने जनधन अकाउंट से रिलेटेड एक और चीज़ देखी थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कितने रुपए तक की, वो आप कमेंट में बताना मुझे। वो पिछले वीडियो में अपनों ने देखा था। अब अपना जो रुपए कार्ड है वो इंटरनेशनली भी काम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड कर सकते हैं। तो ये जापान, सिंगापुर, इन सब के साथ अपने कोलैब कर रहे हैं कि हमारे भी कार्ड को आप बढ़ावा दो, इंडिया वाले को भी। उसके बाद में NPCI का एक अलग और सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये जो भी अपने बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या फिर किसी और चीज़ का बिल, जो महीने वाले दिन ऑटोमेटिकली अपने डिडक्ट कर सकते हैं, तो उसको एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम बोला है। वो भी NPCI ने डेवलप किया है, ये याद रखना आपको। अब नेशनल फाइनेंशियल स्विच की जो अपनी मशीनरी है वो भी किसने डेवलप की है, NPCI ने डेवलप की है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ज़्यादा इसके टेक्निकल चीज़ों में जाना नहीं है, बस ये याद रखना है इस टेक्नोलॉजी पे अपना क्या काम करता है। जो अपना ATM है वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ATM का जितना भी सिस्टम पूरे कंट्री में ऑपरेट होता है वो सारा किस पे काम करता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच सिस्टम पे। तो ये याद रखना है कि ATM इस पे काम करता है। उसके बाद में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अब अपने जो फास्टैग वगैरह लगा होता है, गाड़ी के आगे लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उससे पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, अपनों को कोई कैश वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता। तो वो भी NPCI ने डेवलप किया है। और इसके साथ में एक और संस्था है अपनी हाईवे वाली, NHAI के साथ मिलके इसको डेवलप किया है। तो पता होना चाहिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के अंदर भी NPCI ने बहुत मदद की है। उसके बाद में पाई चैटबॉट है। ये जब अपना ChatGPT वगैरह और AI अपने प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे ही
पाई चैटबॉट है। अब ये किसके लिए है? ये भी एक एआई टूल है, लेकिन किसके लिए? बैंकिंग सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एनपीसीआई ने डेवलप किया कि किसी को बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड या फाइनेंशियल ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो इससे थोड़ा बहुत पूछ सकता है, मतलब एआई वगैरह से। तो उसके लिए पाई चैटबॉट है। उसके बाद में डाक पे है 2020 का, ये इंडियन पोस्ट के लिए ही है, ये भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। इतना पता हो अपनों को कि डाक पे भी एनपीसीआई का है। उसके बाद में अपने पास एक आता है नाच, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब ये क्या है? अपने महीने वाले दिन गवर्नमेंट को इतनी सारी, किसी को पेंशन्स देनी होती है, किसी को सैलरीज देनी होती है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक एक बंदे के अकाउंट में डालेंगे, सारे अकाउंट उससे लिंक्ड होते हैं पूरे सिस्टम से। और ये NACH जो सिस्टम है वो महीने वाले दिन अपनों ने एक क्लिक किया और सारों के अकाउंट में पेमेंट सिस्टम चली गई। बल्क पेमेंट्स के लिए ये सब होता है। तो वो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सैलरीज वगैरह एम्प्लॉयज़ को देने से रिलेटेड और सारी और भी जो भी पेमेंट्स वगैरह करनी होती है वो NACH से कर देते हैं। तो ये भी किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। उसके बाद में अपना आता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब ये क्या है? जो अपने मनरेगा वगैरह के अंदर क्या होता है कि डीबीटी करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब सीधा खाते में जो पैसा आता है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? आधार कार्ड मांगते हैं वो लोग। तो आधार नंबर डाल के जो सीधा खाते के अंदर पेमेंट आती है, तो उसको कहते हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये भी किसने बनाया है? एनपीसीआई ने बनाया है, और ये मनरेगा वगैरह में आज भी यूज़ होता है। उसके बाद में एक अपना है टॉपिक ई रूपी। एक अलग से वीडियो बनेगी। दो टर्म्स होती है, ई रूपी और एक ई रूपी। ये वाला तो आरबीआई का है, ये एनपीसीआई का है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस अपने वहाँ अलग वीडियो में देखेंगे, बहुत सारे कंपैरिजंस रहेंगे। यहाँ ई रूपी को अगर समझे तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है। इसको एक एग्जांपल की मदद से अपने समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाउचर क्या होता है। अब देखो कि गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रखी है, उसके अंदर उनको पैसा देना है, बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए पैसा देना है। तो अब वो अगर डायरेक्टली पैसा दे देगी, सीधा पैसा दे दिया उसने कैश, तो क्या कर सकता है बंदा? उसको यूनिफॉर्म, बच्चों की यूनिफॉर्म ना खरीद के कोई और काम में भी यूज़ कर सकता है। मान लो उसने कोई शराब पीने के लिए उसको यूज़ कर लिया, या कोई और चीज़ खरीद ली, अगर डायरेक्टली कैश दे दिया तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसका एक वाउचर बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर। अब उस वाउचर का सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ होगा। अगर उसने यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए वो वाउचर बनाया तो क्या हुआ? तो वो सिर्फ यूनिफॉर्म की दुकान पे चलेगा। उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई होती है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है जिससे ये पता लग जाएगा कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए ये वाली चीज़ यूज़ होगी। तो इसको बोला है ई रूपी। ये एक ऐसा वाउचर होता है जो एक स्पेसिफिक एक काम के लिए दिया गया है, तो उसी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा कोई और इससे चीज़ आप नहीं कर सकते। कि यूनिफॉर्म ख़रीदनी है तो उसी दुकान पे ये सिर्फ चलेगा। इसके अंदर और सारी डिटेल्स वगैरह ऐसी होती है कि उसी पे ये काम करेगा। तो उसको बोला है ई रूपी। मतलब एक वाउचर होता है जिसको सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आजकल स्कूटी वगैरह के लिए भी ई रूपी वाउचर मिलते हैं, तो वो सिर्फ स्कूटी की शॉप पे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको कहा है ई रूपी, जो किसके लिए यूज़ होता है? अपना जो यूज़ होता है वाउचर्स वगैरह के लिए। और किसने डेवलप किया है ये याद रखना आपको। RUPI है स्पेलिंग, देख लेना। ये किसके लिए होता है? NPCI ने डेवलप किया है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है आपका भारत QR। अब ये भारत QR क्या है? पहले क्या होता था अपने पास कि अलग अलग जो QR कोड होते थे, जैसे पेटीएम का QR कोड है, तो वो सिर्फ पेटीएम की ऐप से ही उस पर अपने पैसे कर सकते हैं। और अगर किसी और का है, फ़ोनपे का है, तो सिर्फ फ़ोनपे वाले QR से ही अपने पेमेंट कर सकते हैं उसको। तो उसके बाद में आता है भारत QR। अब अपने क्या कर सकते हैं इसमें? UPI जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके, ये एक ऐसा QR है जिसके ऊपर अपने किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ भारत QR लगा हुआ होगा, अपने क्या कर सकते हैं? गूगल पे से मन किया तो गूगल पे से पेमेंट कर दी, फ़ोन पे से मन किया तो फ़ोन पे से पेमेंट कर दी। तो ये इसके लिए है कि अपने इंटरऑपरेबिलिटी हो गई उस चीज़ की। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब किसी भी ऐप से अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो अब भारत QR ने क्या किया है? इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश की है। अपने देखते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम है क्या, ये देखते हैं अपने अच्छे से इसको।
अब देखो इसमें इंटरऑपरेबिलिटी का एग्जांपल दिया गया, जो डिश टीवी है उसका रिमोट अपने टाटा स्काई पे यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी एब्सेंट है, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी का प्रोविज़न यहाँ नहीं है। और जब ऐसा हो कि अपने डिश टीवी वाले रिमोट से टाटा स्काई वाले सेटअप बॉक्स भी चला सकते हैं या फिर कोई और एयरटेल वाला सेटअप बॉक्स भी चला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, प्रेजेंट है। तो वैसा ही फ़ोन पे इनके पेमेंट सिस्टम के अंदर भी होता है कि जो पेटीएम का कैशबैक है वो कांट बी ट्रांसफ़र टू अमेज़ॉन पे। अब वॉलेट का एक सिस्टम होता है कि जो कैशबैक आता है वो वॉलेट में अगर कैशबैक पड़ा है पेटीएम के में, तो वो अमेज़ॉन की कोई चीज़ ख़रीदने के लिए अपने उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी एब्सेंट है, अभी भी अपने इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ सॉल्व नहीं हुई है इस प्रॉब्लम की। सॉल्व क्या हुआ है, सिर्फ वो क्यूआर कोड वाला कि अपने भारत क्यूआर लगा हुआ है तो कोई भी ऐप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट वाला सिस्टम अभी भी अपना सॉल्व नहीं हुआ है कि अगर फ़ोनपे का वॉलेट जो पहले होता था उसमें मतलब ऑफलाइन पैसे पड़े हैं वॉलेट के अंदर, तो वो किसी और आप काम के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हो, किसी और ऐप में उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये होती है इंटरऑपरेबिलिटी की, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ आप सारी चीज़ों में कर सकते हो, जैसे ये डिश टीवी वाला एग्जांपल है कि टाटा स्काई में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ी इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम वॉलेट में अभी भी प्रेजेंट है, तो ये अपनों को याद रखना है। उसके बाद में आता है अपना नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लेके अपने कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, अपने कोई किसी भी मेट्रो में ट्रैवल करना है, बस में ट्रैवल करना है, तो वो अपने इससे कर सकते हैं। कैसे, इसका क्या सिस्टम होता है कि पहले से अपनों ने क्या किया, 2,000 रुपये डाल दिए वॉलेट के अंदर, और उसके बाद में ये कार्ड अपना क्या होगा, ऑफलाइन भी काम कर देगा, ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है। जो भी इसका कोई भी ट्रांसपोर्ट जहाँ भी आप हो वहाँ इसके लिए एक अलग से कुछ मशीन या ऐसा डिवाइस लगा हुआ होगा जिस पे आप इसको ऐसे टैप करोगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, पेमेंट कट जाएगी और आप आगे स्विच कर सकते हो बिना इंटरनेट के। तो इसका इसलिए यूज़ होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का। सीधा आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, बाई बस ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादातर लोग इसका मेट्रो में यूज़ करते हैं कि वहाँ टैप किया इस कार्ड को, सीधा आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई, मतलब आपका जो फेयर है वहाँ का बस का या जो किराया है मेट्रो का वो इससे कट गया और आप बिना इंटरनेट के इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एनपीसीआई के साथ मिलके और बेल के साथ मिलके और कुछ और बैंक्स के साथ मिलके। तो एनपीसीआई ने इसमें भी हेल्प की है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उसके बाद में अपना आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने समझते हैं। मर्चेंट है, ये दुकानदार है, तो इससे रिलेटेड ये कार्ड होता है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि एक इन लोगों के पास वीज़ा कार्ड हो गया या मास्टर कार्ड या कुछ भी हो गया, इन लड़कियों के पास जैसे वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है, ये स्वाइपिंग मशीन है, कार्ड स्वाइप मशीन है। उन्होंने क्या किया, इस कार्ड में स्वाइप किया, ये मशीन किसने रख रखी है, इस दुकानदार ने रख रखी है। उन्होंने स्वाइप किया, यहाँ से 10,000 रुपये का सामान कुछ भी लिया तो 10,000 रुपये के लिए स्वाइप किया। लेकिन ये जो दुकानदार है ना, इसके पास कितने रुपए पहुँचे, 9,800 रुपीज़ ही पहुँचे। अब वो 200 रुपये जो कट गए और दुकानदार के पास नहीं आए, उनको बोला है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब वो 200 रुपये इसके पास नहीं आएंगे, किसके बीच में शेयर होंगे, ये जो इन लड़कियों का कार्ड है वो किसने इशू किया है कि अगर एसबीआई का कार्ड है तो कुछ पैसा एसबीआई के पास जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट फ़ी का, और कुछ ये जो कार्ड पेमेंट गेटवे है बीच वाले। अब इशू तो वीज़ा या मास्टर कार्ड किसने किया, एसबीआई ने किया, और ये जो बीच में वीज़ा और मास्टर कार्ड वाले थर्ड पार्टी है, कुछ पैसा इनके पास चला जाएगा, और कुछ पैसा जो ये मर्चेंट है इसका जो बैंक है जिसकी ये मशीन है, तो उसके अंदर मर्चेंट एक्वायरर बैंक के पास कुछ पैसा जाएगा। तो ये है मर्चेंट डिस्काउंट रेट कि जब भी अपने कार्ड स्वाइप करते हैं किसी भी दुकान पे या कहीं भी, तो कुछ फ़ीस है मर्चेंट की तरफ से जो लगती है उस मशीन को रखने के लिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ फ़ीस ऐसी लगती है जो कि मर्चेंट के पास जिसका पैसा नहीं आएगा और कट जाएगा, कुछ अमाउंट वो जाएगा जो कस्टमर का कार्ड होल्डर बैंक है उसके पास, जो पार्टी है वीज़ा है मास्टर कार्ड है उसके पास, और तीसरा ये जो मर्चेंट का बैंक है उसके पास कुछ उसकी अमाउंट जाएगी। तो इसको बोला है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि मर्चेंट की तरफ से या दुकानदार की तरफ से उसके पास लगती है। अब शेयर
मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ द फी दैट अ मर्चेंट मस्ट पे टू हिज एक्वायरर बैंक फॉर एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन। कि जो भी कार्ड ट्रांजेक्शन कस्टमर आगे कर रहा है तो उस पर जो फीस लगेगी तो उसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब देखो शॉपकीपर का तो इसके अंदर नुकसान है, पर अब वो मशीन होल्ड करेगा तो वो लगभग यही कहता है लोगों की, अगर छोटी पेमेंट 1000-2000 रुपये की पेमेंट कर रहे हो तो आप कार्ड स्वाइप मत करो, क्योंकि उसके तो वो फ़ी लग के पैसे कट जाएंगे, तो उसको कैश में प्रीफर कर रहा है। अगर ज़्यादा पैसा देना है तो उसमें वो यूज़ करता है कि आप कार्ड मशीन लो, स्वाइप कर सकते हो इस पर। अब शेयर इसमें देख लिया कि कस्टमर के इशूइंग बैंक को होगा, मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक को होगा, और जो बीच में पेमेंट गेटवे है वीज़ा मास्टर कार्ड उनको हो जाएगा। अब इसके अंदर मर्चेंट डिस्काउंट रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्री 2018 का सेट डी का, और उसके बाद में एक क्वेश्चन है NPCI से रिलेटेड। आप इन दोनों को सॉल्व करके और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में ये PYQ का आंसर दे सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।